हेलो हेलो नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हड्डियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज जो है हड्डियों के बारे में यानी स्केलेटन के बारे में जितनी भी कंकाल के बारे में जितनी भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उनमें से बात करना है, उनसे समझना है कि हड्डियों में क्या कैसे होती हैं, किसमें प्रोटीन कितनी होती है, कितनी जो है हड्डियाँ होती हैं, क्या कैसे, है ना। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने आज पहला प्रश्न है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप सभी को देखना है और बताना है कि पहले प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। तो पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि मनुष्य में अंतःकंकाल यानी इंडोस्केलेटन, मनुष्य में अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन की कुल संख्या है। तो इंडोस्केलेटन यानी मनुष्य में अंतःकंकाल की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ए नंबर है 202, बी नंबर है 204, सी नंबर है 206 और डी नंबर है 208। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में अंतःकंकाल की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में जो है 206 अंतःकंकाल की संख्या होती है, यानी हड्डियों की संख्या वयस्क मनुष्य में कितनी होगी, तो 206 होती है, यानी अंतःकंकाल की संख्या भी कितनी होगी, 206 होती है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ गया है। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। पूछा है स्तनियों यानी मैमल्स में वर्टिब्री एम्फीप्लैटियन प्रकार की होती हैं। जो स्तनियों में वर्टिब्री होती है तो किस प्रकार की होती है, एम्फीप्लैटियन। ठीक है, एम्फीप्लैटियन प्रकार की होती है जिसमें सेंट्रम का क्या होता है, यानी उसके सेंट्रल में कौन सा भाग होता है। तो अ नंबर है अग्रभाग चपटा तथा पश्च भाग उभरा होता है। ब नंबर अग्रभाग उभरा तथा पश्च भाग चपटा होता है। ठीक है, सी नंबर है अग्र तथा पश्च दोनों भाग चपटे होते हैं और डी नंबर है अग्र तथा पश्च दोनों भाग उभरे होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आप सबको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। यानी स्तनियों में जो वर्टिब्री एम्फीप्लैटियन होती है तो किस प्रकार की होती है, जिसमें सेंट्रम का क्या होता है। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्र तथा पश्च भाग दोनों चपटे होते हैं। ठीक है, अग्रभाग भी और पश्च भाग भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, चपटे होते हैं, है ना। एम्फीप्लैटिनम जो होती है तो किस प्रकार की होती है, अग्रभाग और पश्च भाग दोनों की दोनों क्या होती हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, चलिए तो तीसरा प्रश्न है आप सबके सामने। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो तीसरा प्रश्न है अस्थिमज्जा में मुख्यतः होता है। अस्थिमज्जा में मुख्यतः क्या क्या होता है। ए नंबर है पेरिओस्टियम एवं ओस्टियोब्लास्ट, बी नंबर है एडिपोज ऊतक एवं रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल, सी नंबर है पीत एवं प्रत्यास्थ ऊतक। ठीक है, डी नंबर है उपास्थि यानी कार्टिलेज एवं प्रत्यास्थ ऊतक यानी इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में 4 ऑप्शन है, आप सभी को बताना है कि अस्थिमज्जा में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अस्थिमज्जा में मुख्यतः क्या क्या होता है। चलिए तो बताइए अस्थिमज्जा में क्या क्या होगा मुख्यतः। ठीक है, तो ए नंबर है पेरिओस्टियम एवं ओस्टियोब्लास्ट, बी नंबर एडिपोज ऊतक एवं रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, सी नंबर है पीत यौक एवं प्रत्यास्थ ऊतक यानी इलास्टिक टिश्यू और डी नंबर है उपास्थ एवं प्रत्यास्थ ऊतक। ठीक है, तो बिल्कुल सही जो है इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है एडिपोज ऊतक एवं रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, एडिपोज ऊतक एवं ब्लड वेसल्स जो है अस्थिमज्जा में उपस्थित होती है। तो 2 चीज़ें कौन कौन सी उपस्थित होती हैं, तो एडिपोज ऊतक एवं रक्तवाहिनी दोनों की दोनों कहाँ उपस्थित होती है, तो अस्थिमज्जा में उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना है एडिपोज ऊतक और रक्तवाहिनी कहाँ उपस्थित होगी, तो अस्थिमज्जा में उपस्थित होगी। ठीक है, अस्थिमज्जा को इंग्लिश में हम बोले तो क्या कहते हैं, बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो
चलिए, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखना है और पढ़ना है, क्या होगा। चौथा नंबर है, स्तनियों यानी मैमल्स के वर्टिब्री का सेंट्रम होता है। तो मैमल्स के वर्टिब्री का सेंट्रम क्या होता है? ए नंबर एलिलस, बी नंबर प्रोसिलस, सी नंबर प्लेटिबेसिस और डी नंबर एम्फीप्लेटियन। ठीक है, तो एसिलस है, ब्रेसिलस है और प्लेटिबेसिक है और एम्फीप्लेटियन है। ठीक है, तो स्तनियों के वर्टिब्री का सेंट्रम क्या होता है? ठीक है, तो इसके पिछले प्रश्न में कुछ बताया गया था, तो हिंट करके तो आप लोग बताइए कि क्या होगा स्तनियों के वर्टिब्री। ठीक है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो एम्फीबियन के वर्टिब्री होती है तो किसका सेंट्रम का होती है? तो प्लेटियन होता है। कौन सा? एम्फीप्लेटियन, है ना। तो यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम्फीप्लेटियन। तो स्तनियों के जो वर्टिब्री का सेंट्रम होता है तो क्या होता है? एम्फीप्लेटियन होता है। चलिए, ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न है और 5वां नंबर को देखना है और बताना है कि 5वां नंबर का क्या जवाब हो जाएगा। कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में, ठीक है, कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। जो कशेरुकियों यानी जो हड्डियों वाले जंतु होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, तो उनके बाह्य कंकाल में का पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, यानी प्रोटीन उसमें कौन सा पाया जाता है? तो सीरोटोसिन, ए नंबर है सीरोटोसिन, बी नंबर है कैरोटिनाइड, डी नंबर है हिस्टेमिन और डी नंबर है कीरेटिन। ठीक है, तो कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो बताइए आप लोग, कौन सा है कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन? ठीक है, तो इसका जो है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत सही जवाब, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। यानी 5वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, है ना। केरीटीन, कीरेटीन जो है कहाँ पाई जाती है? कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में पाई जाती है, तो कीरेटीन पाई जाती है। ठीक है, कीरेटीन, हाँ, कशेरुकियों के बाह्य कंकाल में बिल्कुल कीरेटीन ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि यदि अस्थि को 3 दिनों तक 10% KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, KOH, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल में रखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम अस्थि को यानी हड्डी को 3 दिनों तक 10% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोल में रख देते हैं तो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? ए नंबर अप्रभावित रहेंगी, बी नंबर घुल जाएंगी, सी नंबर कोमल एवं लचीली हो जाएंगी और डी नंबर टूट जाएंगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आप सबके सामने और बताना है कि यदि अस्थि को हम यदि हड्डी को 3 दिनों तक 10% वाले KOH में घोल के रख दें तो हड्डी क्या होगा, यानी हड्डी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो अगर हम KOH में रख देते हैं तो हड्डी क्या होगी? पूरी की पूरी टूट जाएगी। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो हड्डी को अगर हम 3 दिनों तक 10% KOH के घोल में रख देते हैं तो हड्डी क्या होगी? टूट जाएगी, है ना, टूट जाएगी। चलिए, तो अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लिखा है कि सशक के वर्टिब्रल कॉलम में विभिन्न भागों में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल तथा कॉडल भागों में कोशिकाओं की संख्या होती है। तो किसमें? सशक मीन्स क्या हो जाता है? सशक मीन्स एक खरगोश हो जाएगा ना, सशक। ठीक है, तो सशक के वर्टिब्रेट कॉलम में विभिन्न भागों में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल तथा कॉडल भागों में कोशिकाओं की संख्या होती है, यानी जो है कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं अलग अलग भागों में। ठीक है, तो ए नंबर है 16 4 16 4 7 12 6, बी नंबर 7 12 16 4 6, डी नंबर है सी नंबर है 7 12 6 4 16 और डी नंबर है 7 4 6 12 16। तो इसमें कौन सा क्रम सही हो गया? यानी सर्वाइकल में कितनी, थोरेसिक में कितनी और लंबर में कितनी, सैक्रल में कितनी और कॉडल में कितनी, है ना, कितनी कोशिकाएं होगी? तो चलिए बताइए कौन सा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
तो 8वें का जवाब दीजिए, बताइए कौन सा होगा। तो बिल्कुल सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7, 12, 6, 4, 16। तो यानी सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 6, सैक्रल में 4 और कॉडल में 16 जो है वर्टिब्रेट कशेरुकियों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी कशेरुकियाँ होती हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, मनुष्य में कितनी कशेरुकियाँ होती हैं। तो मनुष्य में कितनी कशेरुकियाँ होती हैं, बताइए। ए नंबर 30, बी नंबर 31, सी नंबर 32, डी नंबर 33। ठीक है, तो मनुष्य में कितनी कशेरुकियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है और बताना है कि मनुष्य में जो कशेरुकियाँ होती हैं तो कितनी होती हैं। ठीक है, तो 9वें का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 9वें का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में कशेरुकियाँ की संख्या जो है 33 होती हैं, यानी 33 होती हैं मनुष्य में कशेरुकियाँ की संख्या। ठीक है, तो कशेरुकियाँ की संख्या मनुष्य में कितनी होगी, तो मनुष्य में कशेरुकियाँ की संख्या 33 यानी 33 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 10वें नंबर को पढ़ना है और जवाब देना है। चलिए, तो 10वां नंबर प्रश्न है, हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई रचना है। हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई रचना है। तो ए नंबर नेत्र, बी नंबर जीवा, सी नंबर दांत, डी नंबर कशेरुक यानी दंड। ठीक है, कशेरुक दंड। तो हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई रचना कौन सी है। हाँ, हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई रचना कौन सी है। चलिए बताइए आप लोग कि कौन सी सही हो जाएगी हायड उपकरण द्वारा सधी हुई रचना। तो 10वें का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हायड उपकरण द्वारा है, तो टंग हमारी क्या है, जीभ जो है, हमारी जीभा जो है किसके द्वारा सधी हुई है, तो हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई है। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीभा यानी टंग जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो जीभें जो हमारी जीभ हैं वो क्या है, हायड उपकरण के द्वारा सधी हुई हैं। ठीक है, चलिए तो 11वां नंबर प्रश्न है और देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। चलिए 11वां नंबर है, क्या है, स्पल स्पर्क्लोक्रेनियम, स्प्लेंचनोक्रेनियम, है ना, स्प्लेंचनोक्रेनियम, स्प्लेंचनोक्रेनियम यानी इंग्लिश से बात करें तो स्प्लेंचनोक्रेनियम। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, स्प्लेंचनोक्रेनियम, है ना। तो पंचलोक्रेनियम है क्या। ए नंबर रेडियस अल्ना का एक भाग, बी नंबर घुटने में उपस्थित एक छोटी सी हड्डी, सी नंबर उपांगी अंतः कंकाल और डी नंबर खोपड़ी का एक भाग। ठीक है, तो स्प्लंचे क्रेनियम क्या है, स्प्लंचनो क्रेनियम क्या है, बताइए। तो कौन सा है स्प्लंचे क्रेनियम, स्प्लंचनो क्रेनियम कौन सा है, बताइए। स्प्लेंचनोक्रेनियन कौन सा है। बिल्कुल, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो है स्प्लंचनोक्रेनियम क्या है, स्प्लंचनोक्रेनियम एक खोपड़ी का भाग है, यानी खोपड़ी यानी स्कल का एक भाग है ना, क्या है, खोपड़ी का एक भाग है। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्प्लंचनोक्रेनियम क्या है, एक खोपड़ी का भाग है ना, खोपड़ी का एक भाग है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। सेला टर्सिका किस अस्थि में पाई जाती है। तो सेला टर्सिका किस अस्थि में होती है, तो बताइए। ए नंबर एलीस्फेनॉइड, बी नंबर पैराटाइल, सी नंबर फ्रंटल, डी नंबर बेसीफेनाइड। ठीक है, तो सेला टर्सिका किस अस्थि में होती है। तो सेला टर्सिका का सही जवाब बताना है। तो ब्राह्मे का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो है बेसीफेनाइड जो है सेला टर्सिका किस अस्थि के रूप में पाई जाती है, तो बेसीफेनाइड में, है ना, बेसीफेनाइड में जो है सेला टर्सिका पाई जाती है। ठीक है,
चलिए 13वां प्रश्न है और पढ़ना है और बताना है। निम्नलिखित में से न्यूरोक्रेनियम भाग नहीं है। न्यूरोक्रेनियम भाग नहीं है तो किसका भाग नहीं है न्यूरोक्रेनियम? ए नंबर ब्रेन बॉक्स, बी नंबर ऑप्टिक कोष, सी नंबर ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से न्यूरोक्रेनियम भाग कौन सा नहीं है? न्यूरोक्रेनियम भाग कौन सा नहीं है तो बताना है आपको कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। न्यूरोक्रेनियम भाग नहीं है तो कौन सा न्यूरोक्रेनियम का भाग नहीं है? तो 13वें का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो न्यूरोक्रेनियम भाग है तो ना ही ब्रेन मार्क्स है, ना ही ऑप्टिक कोष है और ना ही ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है ना। तो तीनों के तीनों में से कोई नहीं है, यानी न्यूरोक्रेनियम का भाग कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 13वां नंबर है। अच्छा, वही वाला प्रश्न आ गया है, तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। 14वें प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न पूछा गया आर्टिकुलर बोन जो कि मध्य कर्ण में जाकर मेलियस अस्थि में रूपांतरित हो जाती है, निम्नलिखित में से किसका भाग है? आर्टिकुलर बोन जो है कहाँ पे जाके मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर में जाकर के मेलियस अस्थि का निर्माण करती है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलर बोन क्या करती है? मध्य कर्ण में जाकर के मेलियस अस्थि में रूपांतरित हो जाती है, यानी मेलियस रूप में बन जाती है, मेलियस बन जाती है। कहाँ पे? मध्य कर्ण में जाके। कौन? आर्टिकुलर बोन। ठीक है, तो इस किसका भाग है या किसका भाग है? ए नंबर निचला जबड़ा, बी नंबर ऊपरी जबड़ा, सी नंबर पिन्ना और डी नंबर स्कल। ठीक है, तो इसका जो है आर्टिकुलर बोन मध्य कर्ण में जाकर के मेलियस जो बन जाती है, तो यह बनती है निचला जबड़ा का एक भाग है। किस जबड़े के एक भाग है? तो निचले जबड़े का एक भाग है मेलियस है ना। मेलियस आर्टिकुलर बोन है जो कि मध्य कर्ण में जाती है और मेलियस के रूप में बन जाती है, मेलियस अस्थि का निर्माण करती है। तो वह किसका भाग होती है? तो निचले जबड़े का भाग होती है, यानी जो निचला वाला हमारा जबड़ा होता है, दांतों का जबड़ा, उसी का भाग होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आप सबके सामने। अगले प्रश्न को देखना है और बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। जबड़े का अस्थिल सॉकेट जिसमें दांत स्थिर रहते हैं कहलाता है। जबड़े का अस्थिल सॉकेट जिसमें दांत स्थिर रहते हैं क्या कहलाता है? ए नंबर एल्विओलाई, बी नंबर फोसी, सी नंबर डेंटिरीज, डी नंबर थीकी। ठीक है, तो जबड़े का अस्थिल सॉकेट जिसमें दांत स्थिर रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्विओलाई, फोसी, डेंटिरीज, थीकी। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो एल्विओलाई कहलाता है, तो जबड़े का अस्थिल सॉकेट जिसमें दांत स्थिर रहते हैं वह कहलाता है एल्विओलाई। ठीक है, तो एल्विओलाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखना है और बताना है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। अगला है लैक्राइमल अस्थियाँ पाई जाती हैं। लैक्राइमल अस्थियाँ पाई जाती है। ए नंबर है पैलेटाइन भाग में, बी नंबर नेजल भाग में, सी नंबर नेत्र कोटर में और डी नंबर ऑडिटरी भाग में। ठीक है, तो लैक्राइमल अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? लैक्राइमल अस्थियाँ, तो लैक्राइमल जो है तो कहाँ? आँखों में पाया जाता है ना। तो आँखों की ये भाग है पैलेटाइन, नेजल, नेत्रकोटर और ऑडिटरी। तो किस में पाई जाती है लैक्राइमल ग्रंथियाँ? ये लैक्राइमल अस्थियाँ। ठीक है, लैक्रिमल बोन, इंग्लिश से बोले तो क्या? लैक्रिमल बोन। तो कहाँ पाई जाती है लैक्रिमल बोन? हाँ, तो 16वें का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेत्र कोटर में लैक्रिमल अस्थियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? नेत्र कोटर में पाई जाती हैं। ये सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्रिमल अस्थियाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट में पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न है 17वां नंबर। कर्ण ऑसिकल्स खोपड़ी का कौन सा भाग है? कर्ण ऑसिकल यानी ईयर ऑसिकल्स खोपड़ी का कौन सा भाग है? तो ए नंबर है डेमोक्रेनियम, बी नंबर है स्प्लैंक्नोक्रेनियम, सी नंबर न्यूरोक्रेनियम, डी नंबर उपयुक्त सभी।
ठीक है, तो कर्ण, ऑसिकल, खोपड़ी का कौन सा भाग है? ठीक है, तो 17वें का जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो 17वें का जो आंसर सही होगा तो क्या होगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्प्लैंक्नोक्रेनियम है ना। कर्ण ऑसिकल्स जो है स्प्लैंक्नोक्रेनियम का भाग है, स्प्लैंक्नोक्रेनियम का भाग है। ठीक है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्ण ऑसिकल खोपड़ी का कौन सा भाग है? तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम का भाग है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न आप सबके सामने बताना है। मानव शरीर में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 2 जोड़ी। ठीक है, तो मानव शरीर में जो मुक्त पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? ठीक है, तो 18 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 2 जोड़ी जो है मानव शरीर में मुक्त पसलियों की संख्या, यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 2 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां नंबर। निम्नलिखित में से मेम्ब्रेन्स बोन का बना खोपड़ी का भाग है? निम्नलिखित में से मेम्ब्रेन्स बोन का बना खोपड़ी का भाग है? ए नंबर न्यूरोक्रेनियम, बी नंबर डर्मोक्रेनियम, सी नंबर स्प्लैंक्नोक्रेनियम, डी नंबर स्टर्नम। तो निम्नलिखित में से मेम्ब्रेन्स बोन का बना खोपड़ी का भाग कौन सा है? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। डर्मोक्रेनियम जो है मानव शरीर में मेम्ब्रेन्स का बना खोपड़ी का भाग है। ठीक है, तो डेमोक्रेनियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है हाइड उपकरण। 20वां नंबर है हाइड उपकरण में पश्च कार्नुआ है। हाइड उपकरण में पोस्टीरियर कार्नुआ है, यानी पश्च कार्नुआ कौन सा है? ए नंबर है बेसीहायल, बी नंबर है कोटिलॉयड बोन, सी नंबर है थायरोहायल, डी नंबर है पेटेलर बोन। ठीक है, तो हाइड उपकरण में पश्च कार्नुआ है, कौन से है पश्च कार्नुआ? तो 20वें का जो सही जवाब हो जाएगा तो 20 नंबर का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थायरोहायल है। ठीक है, तो हाइड उपकरण में पश्च कार्नुआ कौन सा है? तो थायरोहायल है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर देखना है प्रश्न और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 21 में गेस्ट्रोक्नीमियस निम्नलिखित में से किसकी पेशी है? गेस्ट्रोक्नीमिया यानी गेस्ट्रोक्नीमियस निम्नलिखित में से किसकी पेशी है? ए नंबर अग्रपाद, बी नंबर जाग, सी नंबर सेक पिंडली, डी नंबर मेढक के उदर। तो गेस्ट्रोक्नीमियस है तो किसकी भाग है? गेस्ट्रोक्नीमियस है ना। चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 21 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेक यानी पिंडली का जो है गेस्ट्रोक्नीमियस भाग है, तो किसका भाग है? पिंडली का भाग है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आपके सामने 23वां नंबर। अच्छी कंकाल यानी अच्छी अंतःकंकाल की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? अच्छी अंतःकंकाल यानी एक्सियल एंडोस्केलेटन की संख्या मनुष्य में कितनी होगी? ठीक है, ए नंबर 72, बी नंबर 75, सी नंबर 80, डी नंबर 102। तो अच्छी अंतःकंकाल यानी एक्सियल एंडोस्केलेटन की संख्या मनुष्य में होती है तो कितनी होती है? ठीक है, तो 23वां का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितनी होती हैं? तो एक्सियल एंडोस्केलेटन यानी अच्छी अंतःकंकाल की संख्या 80 होती है। मनुष्य में कितनी होती हैं? तो 80 होती हैं। ठीक है, चलिए 24वां नंबर प्रश्न है। जब हम भारी वस्तु उठाते हैं तब क्या होता है? ट्राइसेप्स संकुचित होती है या बाइसेप्स शिथिल? बी नंबर बाइसेप्स संकुचित होती है व ट्राइसेप्स शिथिल, सी नंबर बाइसेप्स या ट्राइसेप्स दोनों संकुचित होती हैं, और डी नंबर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों शिथिल होती हैं। ठीक है, तो बताइए जब हम भारी वस्तु उठाते हैं तो ट्राइसेप्स संकुचित होती है कि बाइसेप्स शिथिल होती है, या बाइसेप्स संकुचित होती हैं तो ट्राइसेप्स शिथिल होती हैं, या कि दोनों होती हैं, या कि दोनों शिथिल होती हैं, या कि दोनों संकुचित होती हैं। तो 24वें का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 24 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बाइसेप्स है तो संकुचित होती है और ट्राइसेप्स जो है शिथिल होती हैं। ठीक है, तो जब हम भारी वस्तु उठाते हैं तो हमारी बाइसेप्स क्या होती हैं? बाइसेप्स संकुचित हो जाती हैं और ट्राइसेप्स जो है शिथिल हो जाती है। ठीक है,
चलिए, तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, बताना है जबड़े तथा इससे संबंधित अंतःकंकाल खोपड़ी के किस भाग में आते हैं। जबड़े तथा इससे संबंधित अंतःकंकाल खोपड़ी के किस भाग में आते हैं। ए नंबर स्प्लैंक्नोक्रेनियम, बी नंबर डर्मोक्रेनियम, सी नंबर न्यूरोक्रेनियम और डी नंबर सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो जबड़े तथा इससे संबंधित अंतःकंकाल खोपड़ी के किस भाग में आते हैं। तो 25वें का जो है 25वें का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस में आती हैं, तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम में आती हैं। ठीक है, तो जबड़े तथा इससे संबंधित जो खोपड़ी के भाग होते हैं तो इसमें आते हैं, स्प्लैंक्नोक्रेनियम में आते हैं। चलिए ठीक है, 26वां नंबर है, आप सबके सामने बताना है कि क्या होगा सही जवाब। तो 26वां है अग्र तथा पश्च कार्नुआ का संबंध है। अग्र तथा पश्च कार्नुआ का संबंध है। ए नंबर रेडियस अल्ना, बी नंबर स्वरयंत्र, सी नंबर स्टर्नम, डी नंबर हाइड उपकरण। ठीक है, तो अग्र तथा पश्च कार्नुआ का संबंध किससे है। तो अग्र तथा पश्च कार्नुआ का संबंध किससे है। 26 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी हाइड उपकरण से है ना। तो अग्र तथा पश्च कार्नुआ का संबंध किससे है, तो हाइड उपकरण से है, यानी हाई ऑपरेटर से है, हाई ऑपरेटर से है ना। हाइड उपकरण से है किसका संबंध, अग्र तथा पश्च कार्नुआ। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है 27वां नंबर, कशेरुकाएं आपस में किस संरचना द्वारा जुड़ी रहती हैं। कशेरुकाएं जो होती हैं वर्टिब्रेट आपस में किस संरचना द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो एक नंबर है जाइगोपोफाइसिस, बी नंबर है सेंट्रम, सी नंबर अनुप्रस्थ प्रवर्ध, डी नंबर न्यूरल आर्च। तो किसके द्वारा जो है कशेरुकाएं आपस में किस संरचना द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो 27वें का कौन सा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 27 के ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जाइगोपोफाइसिस द्वारा जो है कशेरुकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो किसके द्वारा, जाइगोपोफाइसिस द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न आपको देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न, हाइड उपकरण यानी हाइड ऑपरेटस पाया जाता है। तो हाइड उपकरण कहाँ पाया जाता है। ए नंबर पेक्टोरल गर्डल, बी नंबर क्रेनियल कंकाल, सी नंबर विसरल कंकाल, डी नंबर पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो हाइड उपकरण कहाँ पाया जाता है, तो बताइए आप लोग, हाइड उपकरण जो है कहाँ पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डल में, क्रेनियल कंकाल में, विसरल कंकाल में, पेल्विक गर्डल में। ठीक है, तो 28वें का कौन सा नंबर सही हो जाएगा। तो 28 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी विसरल स्केलेटन में, यानी विसरल कंकाल में जो है हाइड उपकरण पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है हाइड उपकरण, तो विसरल कंकाल यानी विसरल स्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखना है, 30वां नंबर, और बताना है सही जवाब। बाह्य आकार की अस्थि होती हैं, यानी बाह्य आकार की जो हड्डी होती है तो कौन सी होती है, स्क्वामोजल, पेलेटाइन, सी नंबर क्वाड्रेटुजुगल, डी नंबर टेरिग्वाइड। ठीक है, तो बाह्य आकार की अस्थि होती है तो कौन सी होती है, स्क्वामोजल, पेलेटाइन, क्वाड्रेटुजुगल, टेरिग्वाइड। तो बाह्य आकार की हड्डी कौन सी होती है, अस्थि कौन सी होती है। तो 30 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी टेरिग्वाइड जो है बाह्य आकार की हड्डी होती है, बाह्य आकार की अस्थि है टेरिग्वाइड। ठीक है, तो चलिए 31वां नंबर प्रश्न देखना है और बताना है कि कौन सा जवाब सही हो जाएगा। मनुष्य में खोपड़ी है। ठीक है, मनुष्य में खोपड़ी है। ए नंबर मोनोकंडाइलिक, डाइकंडाइलिक, सी नंबर एम्फीकंडाइलिक, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य में खोपड़ी यानी स्कल है तो कैसी है, मोनोकंडाइलिक है, डाइकंडाइलिक है, एम्फीकंडाइलिक है कि कोई नहीं है। ठीक है, तो 31 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मनुष्य में खोपड़ी है तो किस प्रकार की है, डाइकंडाइलिक है ना। किस प्रकार की है, डाइकंडाइलिक जो है, तो मनुष्य में खोपड़ी है तो कैसी है, डाइकंडाइलिक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन हुए आज के पूरे हुए। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनको थोड़ा सा शेयर कर देना, और आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, है ना। तो चलिए आज यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं, तब तक के दीजिए विदाई। धन्यवाद, थैंक यू आप सबका, गुड नाइट।